गुड मॉर्निंग। डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूं एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के बारे में सॉल्व करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और इस वीडियो में हम एमसीक्यू के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी समझेंगे। तो चलिए हम अपना पहला स्लाइड का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी, वी चंद्रचूड़। तो देखिए, स्वतंत्र भारत जब देश अपना आजाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए हम इसके एक महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में 1774 में स्थापित हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ किस अधिनियम के अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? जो हमारे संविधान को डिस्क्राइब करता है, जो हमारे संविधान के बारे में बताता है, वो उसके किसे प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय? तो हमारा आंसर होगा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के है। आइए हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का जो स्थानांतर होता है, यहाँ देखिए थोड़ा गलत हो गया है। स्थानांतर और नियुक्ति मुख्य रूप से स्थानांतर और नियुक्ति मुख्य रूप से कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। अगर हमें किसी जज को अगर उसको पोस्टिंग करना है, उसको अपॉइंटमेंट करना है, तो हम कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से करेंगे। एक बात और खास बात है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, इसका जिक्र संविधान में नहीं है। और सेकंड पॉइंट, इसमें 5 मेंबर है, एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 सीनियर मोस्ट जज। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी हमारे देश के अंदर नहीं है, तो उस स्थिति में संविधान में एक नियम बना है कि भारत के जो सीजेआई रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहेंगे, मुख्य जज रहेंगे, वो इस पद का राष्ट्रपति के पद का कार्यवाहक के तौर पर काम करेंगे। तो एक स्थिति आया था 1969 में, जब सुप्रीम कोर्ट के जज एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति पद के कार्यवाहक के तौर पर कार्य किया था। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जवाब हमारा क्या होगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो देखिए, महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? जब हमारे जज पर संगीन अपराध जैसे संविधान का उल्लंघन करना, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ उनकी दुर्व्यवहारिता के कारण उनमें अक्षमता के साबित हो जाए अगर उनमें, तो इस स्थिति में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव संसद में पारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने के अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के संसद के पास हमारे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। तो देखिए, आज से 50 साल पहले जनसंख्या कुछ और होगा, आज के समय जनसंख्या इतनी 141 करोड़ है। तो ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा क्राइम होगा, ज़्यादा न्याय दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो समय के साथ साथ संसद को एक अधिकार मिला है कि न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई जाए। शुरू में जब हमारा समय सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दौरान 7 थे, 1 सीजेआई और 7 अन्य, लेकिन आज के डेट में 34 है। आगे हम देखेंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की संख्या 34 है, यानी 33 + 1, और वो 1 का ना सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी 33 सीनियर मोस्ट जज हैं। उसी दौरान शुरू में 1 + 7
यानी कि एक सीजेआई के तौर पे और 7 सीनियर मोस्ट जज के तौर पे न्यायाधीश थे। आइए अगला स्लाइड में, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसमें आहरित होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको पैसा किस फंड से, किस निधि से दिया जाता है, तो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की मासिक सैलरी 2,80,000 रुपया है। भारत के जो सीजेआई है उसका सैलरी कितनी है, 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ पोस्ट है उस पर अभी तक कोई महिलाएं कार्यरत नहीं है, यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पोस्ट है उस पर अभी तक महिलाओं का वर्चस्व नहीं रहा, यानी हम बोल सकते हैं कि अभी तक उस पोस्ट पर महिलाएं नहीं कार्यरत हुई है। आइए अगला स्लाइड के तौर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो हमारे संविधान का व्याख्याकार यानी डिस्क्राइबर कौन है, प्रोटेक्टर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर हमारे देश में बहुत सारे पार्टी हैं, उनका अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, एक हम पढ़ेंगे न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, इसका क्या रोल है संरक्षक के तौर पे हम आगे समझेंगे। फिलहाल व्याख्याकार और संरक्षक यानी डिस्क्राइबर और प्रोटेक्टर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो हमारा जवाब होगा आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124 के तहत भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के सुरक्षा के लिए, भारत के संविधान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो आर्टिकल 124 में के अंतर्गत निर्गत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही है। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का रिटायरमेंट कब होता है? 65 ईयर पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? वो अपना न्याय त्याग पत्र किसको देते हैं? हमारे राष्ट्रपति को देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जो इसमें जिक्र है कि अपना मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, ये गलत है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल। संसद में महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब वो कदाचार की स्थिति मतलब संविधान के साथ उल्लंघन, कोई संगीन अपराध कर रहा है, तो इस स्थिति में उस पर क्या होगा? कदाचार की स्थिति में महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 145 न्यायाधीश का वेतन, देखिए ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। आर्टिकल्स 145 में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों से संबंधित है, ना कि न्यायाधीश का वेतन से। बाकी जो 2, 3, 4 ऑप्शन है, आर्टिकल्स 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। हाँ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दा पर, किसी विषय पर परामर्श ले सकता है, सलाह मशवरा ले सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सलाह मशवरा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से मांगा था उसको वो मानना उसके लिए नेसेसरी बन जाए, नहीं, उसके लिए ऑप्शनल है। जो परामर्श मिला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके हाथ का है, उनका मर्जी का है। आर्टिकल्स 141 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश, कोई नियम कानून बना दिया तो वो नियम कानून पूरे हाई कोर्ट, जितने भी भारत में हाई कोर्ट हैं, जितने भी सिविल कोर्ट है, सभी में लागू होंगे। आर्टिकल्स 139 है, रीट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, ये भी वीवीआई है। आर्टिकल्स 139
किससे संबंधित है? तो रिट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। बहुत वीवीआई है, इस आर्टिकल्स को बिल्कुल याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल्स 124 से आर्टिकल्स 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है, ये याद रखेंगे। और किस आर्टिकल से कितना आर्टिकल तक, यानी आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसकी कार्य शक्ति समझ सकते हैं। तो उसमें आप आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आपको यहाँ से हार मिलती है तो पूरे भारत में अब कहीं दूसरे न्यायालय में आपको अपील करने की कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई सिविल कोर्ट में उसका अगर अपील किया और वो हार जाता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से आगे वो कहीं नहीं जा सकता, या इसका मतलब वो फाइनली वो केस हार जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के भीतर और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी सभी अदालतों पर बाध्यकारी हो जाता है। जो कानून सर्वोच्च न्यायालय में बनता है तो केंद्र का जितनी भी अदालत हो या राज्य सरकार के अंदर जो भी अदालत है, जैसे हाई कोर्ट, हर राज्य का अपना अलग अलग हाई कोर्ट है, तो जो कानून बन जाता है वो सभी राज्य के सभी हाई कोर्ट में लागू हो जाता है। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, जब जब संविधान का जब स्वतंत्रता के समय भारत के संवैधानिक पोस्ट पर एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था, तथा इसकी संख्या बढ़ाने का दायित्व किसको दिया गया था? संसद को दिया गया था। आर्टिकल 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ही ये होता है कि संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधि की संवैधानिक की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा क्या कहलाती है? जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पूर्वावलोकन से हम यही समझते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि की संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। इसमें दो बातों की जांच की जाती है, विधि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, या विधि बनाने में संविधान में दी गई प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं। और एक बात और याद रखेंगे कि न्यायिक पूर्वावलोकन का विचार कहाँ से, संकल्पना कहाँ से लिया गया था? तो यूएस के संविधान से लिया गया था। अगर कोई विधायिका जिसका अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, कोई ऐसा कानून बना दे जो संवैधानिक मूल ढांचा को नुकसान कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उसके प्रतिकूल जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह पावर है कि उस मूल ढांचे के अनुरूप कार्य करवाना, अगर वो उसके प्रतिकूल हो रहा है तो उसे अवैध घोषित करना। यही न्यायिक पूर्वावलोकन है। तो क्या हम लोग सोचें कि क्या हम लोग समझे कि न्यायिक पूर्वावलोकन का संकल्पना कहाँ से लिए? यूएस के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसका संविधान में इसका चर्चा नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इतना सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हम लोग समझे। अब हम देखेंगे अपना, हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।